कल हमने बुद्धिज्म का एक पूरा ऑलमोस्ट खत्म किया था। एक लास्ट पार्ट बाकी है उसमें कि कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। जो कल दो डाउट्स आए थे उसमें से एक मैं करेक्ट करता हूँ कि 72 एडी वाला वाज राइट। द फोर्थ काउंसिल जो था वो 72 एडी में है, नॉट 98। कहीं 78 भी लिखा होगा बट मैक्सिमम सोर्सेस में 72 देखा हूं मैंने। एक वेबसाइट पे मुझे ऑड फिगर 78 का मिला है। एनसीईआरटी में काफी हद तक 72 है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट रेफरेंस मिला नहीं मुझे अभी तक, बट मैं ढूंढ लूंगा उसे। बट 72 ही कंसिडर करो उसे। सेकंड था, जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म था उसमें 3 नहीं 2 ही पिता का या उनका कंपाइलेशन हुआ है। वही बोलने वाला हूं मैं अभी पूरे। जो तीसरा पिता का था वो थर्ड काउंसिल में ही उसको कंपाइल किया गया था। फर्स्ट इसमें सिर्फ 2 ही पिता का है। कौन से है मैं अभी बताऊंगा आपको। ये लिख कर लो करेक्ट आपने अपने नोट्स में सब। अब पिता का क्या है, टेक्स्ट है, वो बुद्धिज्म के टेक्स्ट है। उसमें जो फर्स्ट था उसे विनया पिता का बोलते हैं। दिस टेल्स अस अबाउट कोड्स एंड कंडक्ट और कोड एंड कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स। जो मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स रहेंगे उनके लिए जो कोड एंड कंडक्ट है वो इसमें लिखा गया है। उसके बाद दूसरा है सुत्त पिता का। उसमें है बुद्धास टीचिंग। जितना भी कुछ गौतम बुद्ध ने सिखाया था उनके डिसाइपल्स को, उसको एक टेक्स्ट फॉर्म में कंपाइल किया गया है। ये वाले पिता का में और तीसरा है अभिधम्म पिता का। These two Pitakas were compiled in the first council और ये वाला जो था वो थर्ड काउंसिल में हुआ है। और अभिधम्म इज फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ मॉन्क्स टीचिंग। उसके बाद बोध गया में सांची और भरूच, ये 3 जगह में कहीं कई सारे आर्टिस्टिक मॉडल्स मिले हैं विच कैन बी रिलेटेड टू द बुद्धिज्म एरा। याद रख लो बस, बोध गया, सांची एंड भरूच। और एक गांधारा आर्ट का भी इंस्पिरेशन बुद्धिज्म से आया है। जो इंडियंस और ग्रीक ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब अफगान वगैरह साइड में जो ज्यादा बना था, उधर के टिपिकल आर्ट है गांधारा आर्ट।
उसका इंस्पिरेशन बुद्धिज्म से लिया गया है, या बुद्धा के टीचिंग्स को लेके उनके इस पे से पूरा वो इंस्पिरेशन लेके वो आर्ट का प्रैक्टिस किया गया है, या वो इंट्रोड्यूस किया है, और उसका प्रैक्टिस है बाद में। अब डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म का, मतलब वर्चुअली वो 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी तक आते आते उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ। 12th सेंचुरी तक वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था सर्टन पार्ट्स में। उसका एक रीजन था कि जिस बेस प्रिंसिपल पे बुद्धिज्म का शुरुआत हुआ था कि नो आइडल वर्शिप, एंड में आते आते वो आइडल वर्शिप पे ही आ गए। जो उनका मेन एम था कि बिना कोई पैसे को लेके नो मनी, ग्रीड, वायलेंस, इन सब को छोड़ के आगे जाना था। एट द एंड वो लोग उसी पे आने लगे थे। मोनेस्ट्रीज बिकेम द हब ऑफ करप्शन। उधर एक्सेस डोनेशन मिलने लगा, काफी पैसा आने लगा, तो लोग करप्ट होने लगे। उसके बाद जो मोनेस्ट्रीज थे उसका एक करप्शन का एक ये था, और जो उनके अंदर मॉन्क्स थे उन्होंने प्राकृत या पाली को छोड़ के वापस संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया। अब संस्कृत बेसिकली तो बोले जाए तो ब्राह्मण्स का लैंग्वेज ऐसा बोला जाता था वो टाइम में, तो गौतम बुद्ध ने यह लैंग्वेज को छोड़ा था ताकि मासेस तक उनके प्रीचिंग्स पहुंचे। बट मॉन्क्स ने उसी को एक्सेप्ट किया, वापस से वो लोग गेम बैक टू संस्कृत। तो एक मासेस से कनेक्शन उनका ब्रेक हो गया, लोकल लोगों से उनका कनेक्शन काफी कम हुआ, और करप्शन का एक स्टार्ट हुआ जिससे मोनेस्ट्रीज पूरे करप्ट थे। वहां पे सेलिबेसी का कोई टर्म ही नहीं था। सेक्स स्लेव्स, पैसा, वाइन, सोमास एंड एवरीथिंग, वो भी काफी हद तक शुरू हो गया था मोनेस्ट्रीज में। और अब ये तो इंटरनल करप्शन हुआ, एक्सटर्नली भी काफी तकलीफें हो रही थी। मास परसिक्यूशंस हो रहा था इन लोगों का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मास किलिंग हो रहा था। जो बुद्धिस्ट लोग थे उनका पब्लिकली, उनका मतलब बहुत बड़े पब्लिक को सीधा मार दिया जा रहा था बाय द हायर अथॉरिटीज। उसके बाद अब मोनेस्ट्रीज अगर मनी का सेंटर बन रही है, जहां बहुत पैसा बन रहा है या आ रहा है, तो इन्वेडर्स का नजर मोनेस्ट्रीज पे पड़ने लगा। तो जो भी टर्किश इन्वेडर्स आते थे, दे यूज्ड टू टारगेट मोनेस्ट्रीज। अब उधर से फिर वॉर अटैक्स होने लगे, वॉर जैसा, मतलब उनको डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, तो लूटे जा रहे थे वो लोग। ये रीजंस भी थे। और साउथ में शैव एंड वैष्णव, शिव एंड विष्णु, नहीं सॉरी, शैव एंड वैष्णव, शैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स, भक्ति मूवमेंट में आगे आएगा आप लोगों को। तो वो जो दो सेक्ट्स थे उनका डोमिनेंस ज्यादा था, तो उन्होंने इनके इफेक्ट को काउंटर किया। नॉर्थ से ये लोग साउथ में एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण इंटरनल इनके इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन आइडल वर्शिप गौतम बुद्धा का ही हुआ था। किसी इंसान का सबसे पहले आइडल वर्शिप किया जाना वो गौतम बुद्धा थे। तो अब ये चीज काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती है बुद्धिज्म की प्रिंसिपल्स को लेके। इफेक्ट्स बुद्धिज्म के क्या गिरे इंडिया के रिलीजियस कल्चर पे, तो पहला जैसे मैंने अभी वो बोला कि गौतम बुद्धा के आइडल का या स्टैचू का वर्शिप करना। बट अब इफेक्ट्स में बुद्धिज्म के एक पॉजिटिव इफेक्ट ऐसा आया कि संस्कृत को छोड़ के लोग दूसरे लैंग्वेज का कुछ सोचने लगे कि एक्सेप्ट संस्कृत भी हम कुछ कर सकते हैं। फिर एक पाली संस्कृत को लेके मिक्स बनाया गया, कुछ हाइब्रिड वर्जन्स बने,
जिससे लोगों को ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचे। तो ये एक फर्स्ट एवर अटेम्प्ट बोल सकते, एक ट्राई हो सकता है कि मेन लैंग्वेज को छोड़ के, डोमिनेंस को छोड़ के अलग कुछ करना। और बुद्धिज्म ने डायरेक्ट ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया था। यह जो वैदिक फिलोसॉफीज थे, वैदिक कल्चर्स था, उसको डायरेक्ट चैलेंज बुद्धिज्म था। जैनिज्म पार्शियली एक्सेप्ट करता था। तो इसलिए बुद्धिज्म वाज उसका स्प्रेड सबसे ज्यादा हुआ मासेस में। और वो उठा, उसको सो गया क्या? आंखें बंद करके पढ़ रहा है, सुन रहा है, वाह। खड़ा रहे तर उभा रहा थोडा वेळ, लवकर। आणि 2 पायावर उभं राहायचं. हे असं असं डुलत नाही उभं राहायचं, 2 पायावर उभं राहायचं. तो संस्कृत का क्या बोल रहा था हाँ, मास्टर्स को लेके, मतलब संस्कृत तो Buddhism direct targeted Vedic philosophies, which included Sanskrit, included Brahmin dominance, unlike Jainism, which partially accepted those philosophies. तो मासेस में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हुआ एंड इट वॉज फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू चैलेंज द अथॉरिटी. अब वो कल्चरल रेफरेंस में लो, आप किंगडम के, किंग्स के रेफरेंस में लो, बट दिस वॉज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू चैलेंज द डोमिनेंस. जिससे फिर आगे लोगों में सेक्ट्स बनते गए, डिविजन्स होते गए, छोटे छोटे विलेजेस का बन के जनपद बना, महाजनपद, रूलिंग किंग्स, वो सब को एक ऐसा शुरुआत बोलो, एक चिंगारी बोलो, ये चीज ने दी थी. कुछ बुद्धिज्म में डाउट, कुछ पूछना है, कुछ करेक्शंस है? अगला टॉपिक है महाजनपद या जनपद. वैदिक एज खत्म होते से लेटर वैदिक एज में ही हमने इमर्जेंस ऑफ जनपद देखा था, हुडीकाड. और जनपद बेसिकली क्या थे? स्मॉल विलेजेस के ग्रुप्स थे. अब n नंबर ऑफ विलेजेस जब साथ में आएंगे तब एक जनपद बनेगा, और वो जब जनपद ही ग्रो होगा, इट बिकेम द महाजनपद. ऑलमोस्ट 450 BC तक फोर्टी जनपद्स का इमर्जेंस दिखा है, और उसमें से 16 वर दी मेजर और महाजनपद्स. कई उसमें भी आते हैं, कई अलग से भी बनते हैं, बट बेसिकली 40 जनपद्स का हमको इमर्जेंस 450 BC तक ही दिखा है. और जैसे ये मैप ही कह रहा है, इसमें अगर पीछे दिख रहा है ये क्लियर, जो भी ध्यान दे रहे हैं उनको बोल रहा हूं. तो ये ज्यादातर जनपद जो थे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इतने ही पार्ट में थे, एक्सेप्ट दिस वन. असाका वॉज दी साउथ ऑफ. अब यहां विंध्या आता है. विध्यान रेंजेस या एक माउंटेन रेंज है जिसके ऊपर ही पूरा महाजनपद और जनपद का
इमर्जेंस दिखा है, एक्सेप्ट दिस वन जो साउथ में था उसके। अब इस 16 महाजनपद का रेफरेंस भी हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में दिखा है, उनमें मेंशन है इन लोगों को लेके, इन चीजों को लेके। असाका ये नाम है विच वॉज एन एक्सेप्शन टू द ज्योग्राफी। ये आसमा का है या आसा का भी बोल सकते हो इसे आप। It was the only Mahajanpad south to the Vindhyan range. Except it, all 15 were to the north. Indo-Gangetic plain, Doabs, यमुना गंगा डोआब, गंगा सोन का डोआब, ऐसे रीजन्स में ही ज्यादा से ज्यादा महाजनपद थे। और इस चीज को सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडिया हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के इसमें। और फर्स्ट फेज वाज द हड़प्पन। उसके बाद मेजर महाजनपद फर्स्ट काशी, अभी का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न डे वाराणसी, कैपिटल भी तब का वाराणसी था। फेमस फॉर कॉटन, जो 23rd तीर्थंकर थे जैन के बिफोर महावीर, परशुआ बोलते थे उन्हें। मैंने शायद कल सक्सेसर बोला हुआ गलती से, तो कई चेंजेस कर लो नोट्स में। ही वॉज द प्रीडेसेसर नॉट सक्सेसर। परशुआ वॉज दी, और परशुआ वॉज द प्रीडेसेसर ऑफ महावीर। ही वॉज द किंग ऑफ बनारस। मतलब बनारस एक मेजर सिटी है, अगर ज्योग्राफिकली देखो तो बनारस यही कहीं दिखेगा आपको, प्रयाग पाटलिपुत्र, ये साइड में आपको बनारस दिख जाएगा, ये मैप में नहीं, मॉडर्न डे के मैप में। तो वहां के किंग वॉज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन। वाराणसी को ही बनारस बोलते हैं। हाँ शायद, हाँ कंफ्यूज्ड। फर्स्ट सेरेमन जो हुआ था गौतम बुद्ध का सारनाथ में, तो वो यही किंगडम में आता है। उसके बाद कोसला, श्रावस्ती का कैपिटल था इसका। और प्रसेनजित जो था वो फेमस किंग है, प्रसेनजित। जो मगध के फर्स्ट एम्परर थे बिंबिसार, ही मैरिड द उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, मैट्रिमोनियल अलायंस में मगध और कोसला का
वन ऑफ द अर्लीस्ट मैट्रिमोनियल अलायंस है, जिसमें बिंबिसार मैरिड हिज सिस्टर, प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार ने शादी किया था, एंड इट वाज वन ऑफ द, हाँ, कोसला देवी, एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस ऑफ दैट टाइम। या एविडेंस में हमें वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद में चलो। तो फिर वो महावीर के मौसी की लड़की वो कुछ तो भी वो बिंदु इसमें आता है, अजात शत्रु के इसमें आता है। ब्रो आपने बोला था बिंबिसार ने ही शादी की थी। अजात शत्रु की मॉम, हाँ मदर वॉज दी, जो वैशाली के क्वीन या प्रिंसेस, बिंबिसार की सेकंड वाइफ है। उसका भी रेफरेंस चेलाना है या चेतना, ऐसा नाम है उनका, चलन, हाँ। उसके बाद तीसरा है असाका और अस्मा का। इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। प्रतिष्ठान वॉज द कैपिटल। और फोर्थ मल्ला एंड वज्जी। गाना संगा मतलब रूल्ड बाय ट्राइब्स। अब मैं इसके बाद कुछ टर्म्स बोलने वाला, आपको वो लिख लेना, बाद में पूछना मत उनका मीनिंग क्या है। ये लिख लिया क्या? ये लिख लो फास्ट में सबने। कौन सा? हाँ, गाना। जो ये किंगडम है ना माल्ला और वज्जी, इट इज अ ओलिगार्की किंगडम। अब ओलिगार्की वगैरह ये टर्म्स आगे यूज में आने वाली है, इसलिए मैं आपको सबके मीनिंग्स बता रहा हूं अभी ही। इट कैन कम अंडर सिनोनिम, एंटोनिम, और स्पेलिंग स्पॉटिंग द एरर में भी कहीं भी आ सकता है। सो राइट इट डाउन। ओलिगार्की, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न।
ये टर्म्स आगे हिस्ट्री में यूज होगा काफी, तो लिख लो इसे। एनोक्रेसी। और ये जो वज्जी वाला था, मल्लियन वज्जी, इट वाज एन ओलिगार्की, मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोलिंग द एंटायर स्टेट, रीजन, जनपद, महाजनपद। इसमें एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की काफी यूज होगा, बाकी एनार्की तो नहीं आएगा। एनोक्रेसी कभी तो, डिमार्की तो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, बट एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की आर दी मोस्टली यूज टर्म्स। एरिस्टोक्रेसी मतलब एक सर्टन रूलिंग क्लास होगा। यूजुअली कोई भी किंगडम का एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब कोर्ट के मिनिस्टर्स, कोर्ट के प्रीस्ट्स, सेनापति, the only सेनापति, they used to be belonging to an aristocratic class। या वो लोग कोई डोनर्स भी हो सकते हैं, बड़े ट्रेजरर्स भी थे, बट डेस्पोटिज्म और डिक्टेटरशिप एक ही है ना, रूल्ड बाय सिंगल एंटिटी है। एंटिटी कैन बी एन एंटरप्राइज एज वेल। कोई ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है। पर्सन लिखा होता तो वी कैन अज्यूम इट एज डिक्टेटरशिप, बट एंटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, बट वो एक सिंगल ही है। लेट्स से कल को एनवीडिया चाइना को गवर्न करने लगे, तो इट कैन बिकम अ डेस्पोटिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन चाइना। लिख लिया सबने ये? कुछ डाउट्स है इन टर्म्स में से किसी में भी? ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है, ऐसा किया तो कितना बर्बादी होगा आप देख लो। रैंडम लॉट में से उठाया और वो गवर्न करेगा सिटी को। 2 साल का बच्चा आ गया तो एंड ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, तो क्या चलेगी सिटी उसके नाम पे? इफ ही बिकम्स द मेयर। करूँ रब? मगध, अब मगध इट वाज वन ऑफ द पावरफुल महाजनपद्स। प्रेजेंट डे बिहार, मतलब पटना, बिहार, ये इतने रीजन में है मगध। बाद में उसका एक्सटेंड पूरे इंडिया तक का था अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्ता पीरियड में तो काफी, इतना पूरा इंडिया मगध के अंडर था। मतलब ये लाइन थोड़ा नीचे ले लो, उतना पूरा सारे महाजनपद, सब एवरीथिंग वाज अंडर मगध इटसेल्फ। मगध का इनिशियल कैपिटल राजगीर था, या गिरिवराज बोलते, गिरिवराज। एंड इट वॉज काइंड ऑफ इम्पेनेट्रेबल। कोई भी मगध के कैपिटल राजगीर पे इजीली अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि
चारों 3 डायरेक्शन से वो माउंटेन्स थे और एक ऑलमोस्ट चारों डायरेक्शन से माउंटेन्स थे। एक स्मॉल ही ओपनिंग था सिटी के अंदर आने के लिए और जाने के लिए, जिसे हेवीली गार्ड किया था जो कोई मगध का रूलर होगा उसने। उसमें फर्स्ट जो किंग थे या डायनेस्टी थी उसे हरियंका डायनेस्टी कहा जाता है। और उनके फर्स्ट रूलर थे बिंबिसार। ये उनका रूलिंग पीरियड है, बर्थ पीरियड नहीं है। ये उनका इतने टाइम तक ही रूल्ड मगध एम्पायर। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, उनके टाइम के ही ये थे। एंड वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स थे, फर्स्ट टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। एक स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है कि नॉट जस्ट वॉर के लिए लोग आना, समझो कहीं अटैक करना है, कुछ वॉर है तो ही लोगों गैदर करके अटैक करना, ऐसा नहीं। जो अभी हम आर्मी का हमें जो पता है, इट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग आर्मी। मतलब दे आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन एंड एनी टाइम। कोई इशू हुआ, कुछ वॉर हुआ, इमीडिएट उनको हम लोग बुलाते हैं, ना कि पहले बुलाओ, ट्रेन करो, फिर लेके जाओ। दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर ऑल सिचुएशंस। जरूरत पड़े तब उनका यूज होता है, तो उसे स्टैंडिंग आर्मी कहा जाता है। ही वॉज फर्स्ट टू कीप वन। मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, 3 शादी किया इन्होंने, तीनों मैट्रिमोनियल अलायंसेस ही थे। फर्स्ट तो मैंने जैसे बोला कौशला के जनपद के रूलर के साथ, और जिसमें एक काशी का विलेज उन्हें डाउरी में मिला, जिससे $100 कॉइन्स का रेवेन्यू मिला। अब ये सिग्निफाई क्या करता है कि तब का जो कुछ मनी था या मीडियम था कोई भी चीज का, गुड्स का, कम्युनिटी का बाय और सेल करने का, इट वाज कॉइन्स। फर्स्ट एवर ऐसा एकदम हिस्टोरिकल हम बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ, मगध में कॉइन्स से ही पूरा व्यवहार चलता था, और वो भी डाउरी में मिला था ये विलेज। His kingdom consisted of 80,000 villages. $80,000 विलेज used to come under Bimbisar's rule और reign. Second was the marriage, ये फर्स्ट मैरिज हुआ। सेकेंड मैरिज जो था चेलाना बोल के लिच्छवी प्रिंसेस थे, जो महावीर के बहन, मदर के बहन थे, और उनसे उनको जो सन मिला, इट वाज अजात शत्रु, who later came on the throne by killing his father. अजात शत्रु दी नेक्स्ट किंग, जिनका 492 से 460 का ऑलमोस्ट रूलिंग पीरियड था। ही वॉज द सन ऑफ सेकेंड वाइफ ऑफ बिम्बिसार। फादर को किल करके ही केम, उन्होंने थ्रोन लिया बिम्बिसार को मार के, और
हरियंका डायनेस्टी वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग हिज टाइम। मतलब जितना मैक्सिमम पावर बिंबिसार का था उसके से ज्यादा और सबसे ज्यादा अजातशत्रु के टाइम में था। ही डिड नॉट बिलीव इन डिप्लोमेसी, शादी करके किंगडम एक्वायर करना इनके इसमें ही नहीं था। अटैक करो, वॉर से लड़ो और किंगडम्स को जीत के लाओ। अब उन्होंने उनके इतने एग्रेशन को देख के काशी और कोसला ने मिलके उन पे अटैक किया। जो किंगडम को मैट्रिमोनियल अलायंस से उनके फादर ने लिया था उसको लाइक कैप्चर करना या उनके जो इश्यूज थे, तो अजात शत्रु के कैपेसिटी को देख के ये दोनों किंग्स ने मिलके इन पे अटैक किया था, बट दे स्टिल कुडंट डिफीट हिम एंड इवेंचुअली ये दोनों टेरिटरीज उनके अंडर आ गए थे। और कोसला को वापस पीस फोर्सफुली एक्सेप्ट कराया, सेम बाय मैरिंग तब के राजा के डॉटर को। उन्होंने उनके मदर की जो टेरिटरी थी, मतलब वैशाली को मदर बिलोंग करती थी, वैशाली भी एक महाजनपद है, तो ही इवन अटैक्ड वैशाली। ही डिड नॉट स्पेयर हिज मदर्स होम, वहां पे भी इन्होंने अटैक किया था उसे कैप्चर करने के लिए। अब अजात शत्रु के पास एक कैटापुल्ट मशीन थी जो उस समय की वन ऑफ द पावरफुल मशीन थी। बड़ा कैटापुल्ट है, उसमें पत्थर रखा है, खींचा पत्थर उसके अपोजिट आर्मी पे जाके गिरेगा। सिंपल मैकेनिज्म है फिजिक्स का, उस पे ये मशीन, तो वो उस टाइम का वन ऑफ द पावरफुल वेपन था। और एक चैरियट था विथ मेस। चैरियट पता है सबको? रथ। कुछ ऐसा था वो दिखता। ये मेस है, पीछे दिख रहा है ना सबको? ब्लर आइडिया लो, बाहुबली में शायद भल्लाल देव का वो घूमने वाला था, तो वैसा टाइप का ही है। अब ये एग्जैक्ट इमेज या एग्जैक्ट ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं, बट एक ब्रीफ आइडिया ऐसा ही था उसका। तो इट वाज यूज्ड एज अ मास किलिंग मशीन। एक बार उसको छोड़ दो क्राउड में, पूरा साफ। तो अजात शत्रु कंप्लीटली एग्रेसिव पॉलिसी को ही फॉरवर्ड लेके जाते थे। तो ऑब्वियसली उनके पास वेपन्स वगैरह, आर्मी वगैरह, द वन ऑफ द बेस्ट ही रखेंगे वो। इनको सक्सीड किया इनके सन ही था, उदयन करके थे। फोर 460 से 444 का है उनका। एंड अब उदयन के पीरियड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र। मगध का इनिशियली कैपिटल राजगीर ही था। इट लेटर बिकेम पाटलिपुत्र और पटना करंट इस केस में। एंड पाटलिपुत्र तब इतना मेजर सिटी नहीं था, इट वाज जस्ट अ लोकेशन जो सोन नदी और ऊपर से आने वाली गंगा का जो मीटिंग पॉइंट है, वहां पे इट वाज अ सिटी। और जैसे जैसे मगध का इन्फ्लुएंस बढ़ते गया तो पाटलिपुत्र मगध का सेंटर बनने लग गया था।
तो पूरे एम्पायर का एक सेंट्रल सिटी पाटलिपुत्र है, तो उसका फोर्टिफिकेशन, क्रिएशन ऑफ फोर्ट्स वो पीरियड में उदयन ने कराया। इतना ही एक सिग्निफिकेंट काम किया इन्होंने जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आया हरियंका के बाद शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनाग उदयन को सक्सीड किया था नागदशका ने, नागदशका या नागदशक, वो एस के इसमें प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट गिरेगा, बट ही वाज सक्सीडेड बाय नागदशक। और इनको ओवरथ्रो किया था शिशुनाग ने। ही वॉज द मिनिस्टर इनटू हिज कोर्ट, उनके कोर्ट के मिनिस्टर थे वो। ही ओवरथ्रू दिस किंग एंड खुद का डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट किया शिशुनाग डायनेस्टी करके। इन्होंने पहले कैपिटल को टेम्पररी वैशाली शिफ्ट किया और उधर से पाटलिपुत्र। और मेजर इनके इसमें ये था कि अवंती जैसे महाजनपद को पूरा डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, एंटायरली डिस्ट्रॉय करके अवंती को भी मगध के अंडर उन्होंने ले लिया। इधर है इनके इसमें अनदर प्रोमिनेंट रूलर जिनका नाम हमें याद रखना है, काल अशोका। क्यों याद रखना है? किंग ये थे जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इसलिए इनका नाम याद में रखना है। बुद्धिस्ट काउंसिल में सीधा किंग्स का मैच द फॉलोइंग आता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन था, सेकेंड में कौन था, फोर्थ में कौन था, थर्ड में कौन था, मैच द फॉलोइंग। किंग्स के नाम याद रखो। इतना ही इनका है शिशुनाग का। देन केम द नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी को सक्सीड करने वाला था नंदा डायनेस्टी। फाउंडर महापद्मानंदा। अब जो महापद्मानंद थे या नंदा डायनेस्टी थी, इट वॉज नोन फॉर इट्स पावर। जो कुछ हरियंका डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी में किया, उसके बाद जो पावर बची और बनी नंदा के अंदर, उसके वजह से उसको देख के ही अलेक्जेंडर आगे नहीं आया। पोरस के साथ यहाँ तक्षशिला के यहाँ युद्ध करके ही वो he returned back after seeing the massive power of मगध। क्यों? क्योंकि मगध के पास 200,000 इन्फेंट्री था, 60,000 कैवलरी था, 3,000 to 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। वो टाइम पे ये बहुत बड़ी बात है। 200 तक का इन्फेंट्री मतलब 2 लाख 20 लाख लोग, 20 लाख लोग, 60,000 कैवलरी मतलब घुड़सवार, बो एंड एरो वाले लोग, और वॉर एलिफेंट्स। अब तब तो एलिफेंट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये था
वेपन था, सर के नीचे उसका सर पैर के नीचे कुचल दो, खत्म। एलिफेंट की एक इसमें कितने इंसान मरे गए इससे, तो वो भी 6000 तक उनके पास नंबर था। तो इतना पावरफुल नंदा डायनेस्टी था, जिसको देख के अलेक्जेंडर वापस चला गया, ईस्ट तक आया, तक्षशिला के पोरस के साथ युद्ध किया, पोरस से जीता, बट पावर देखी एंड ही रैन बैक। कुछ डाउट्स अभी तक इसमें? आज यही स्टॉप करेंगे, कल पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य शुरू हो जाएगा उसके बाद। इसके लास्ट रूलर थे धनानंद, जिनको थक के चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन ये किया था और मौर्य डायनेस्टी का स्टार्टिंग किया था। कुछ डाउट्स नहीं अभी तक?